हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के दीर्घ लघु उत्तरीय का संपूर्ण सॉल्यूशन। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में प्यारे दोस्तों हम लोग दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न के संपूर्ण कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या बोल रहे कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव का विस्तार में वर्णन कीजिए। क्या बोल रहा है? भक्ति आंदोलन के प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं। भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। किस पर? भक्ति आंदोलन का प्रभाव भारत समाज, धर्म और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन ने समाज में एकता, समानता और धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बढ़ाया। किसका क्या बढ़ाया? इस आंदोलन ने समाज में एकता, समानता और धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बढ़ाया। आगे देखते हैं समाज का प्रभाव क्या पड़ा। भक्ति आंदोलन ने उच्च नीच, जातिवाद, बुराई जैसे बुराइयों को चुनौतियां दी। क्या दी? भक्ति आंदोलन ने उच्च नीच, जातिवाद जैसे बुराइयों को चुनौतियां दी। संत कबीर, रविदास और नामदेव जैसे संतों ने समानता का संदेश दिया। तो ये था सामाजिक प्रभाव। दूसरा है धार्मिक प्रभाव। आइए देखते हैं धार्मिक प्रभाव। इसने हिंदू और मुसलमान धर्म के अनुयायियों के बीच भाईचारा और सहिष्णुता बढ़ाई। क्या बढ़ाई? इसने हिंदू और मुसलमानों के बीच, अनुयायियों के बीच भाईचारा और सहिष्णुता बढ़ाई। रामानंद, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर की भक्ति को सरल रूप में प्रस्तुत किया। किसने किसने? रामानंद, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर की भक्ति को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। तो ये था धार्मिक प्रभाव। और तीसरा था सांस्कृतिक प्रभाव। आइए सांस्कृतिक प्रभाव देखते हैं। इस आंदोलन से भक्ति साहित्य और संगीत का विकास हुआ। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि ने लोकसभा में काव्य रचना की। तो ये था प्यारे दोस्तों सांस्कृतिक प्रभाव। और चौथा था राजनीतिक प्रभाव। इसने जनता में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। क्या क्या? इसने जनता में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया और विदेशी शासक के विरोध एकता की भावना पैदा की। क्या की? विदेशी शासन के विरोध एकता की भावना पैदा की। अब पांचवा था भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक नई दिशा दी। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। कितना था? 47 का आंसर, जो कि दीर्घ लघु उत्तरीय क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 5 नंबर का। आप पूरा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 48 क्या बोल रहे हैं। 48 बोल रहा है कि अबुल फजल कौन था? मुगल दरबार में उसका महत्व योगदान क्या था? तो अबुल फजल कौन था और मुगल दरबार में उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था? आइए देखते हैं। अबुल फजल अकबर के दरबार का प्रमुख विद्वान था। कौन था? अबुल फजल अकबर के दरबार का प्रमुख विद्वान था, इतिहासकार और सलाहकार था। उसने मुगल साम्राज्य के प्रशासन और नीतियों को अकबर आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या कि? उसने मुगल साम्राज्य और प्रशासन और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए देखते हैं इसका पहले जीवन परिचय। अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी में आगरा में हुआ था। वह अकबर का विश्वसनीय मंत्री था। ये याद रखिएगा, अबुल फजल का जन्म कब हुआ था? 1551 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपका बनता है। दूसरा पॉइंट है कि अकबरनामा और आईने अकबरी, उसने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। किसने की थी? अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने की थी, अकबर ने की थी, जिसने अकबर के शासन और प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। क्या बोला कि उसने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की,
जिसमें अकबर के शासन और प्रसिद्ध की जानकारी विस्तृत जानकारी मिलती है। तीसरा है धार्मिक नीति में योगदान। अबुल फजल ने अकबर को सुलह ए कुल, क्या बोल रहा है अकबर ने, अबुल फजल ने अकबर को सुलह ए कुल सबके साथ समान व्यवहार की नीति अपनाने की सलाह दी। क्या दी? सबके साथ समान समान व्यवहार सबके साथ समान व्यवहार की नीति अपनाने की सलाह दी तथा धार्मिक नीति में योगदान। और चौथा था प्रशासनिक सुधार। उसने राजस्व, सेना और न्याय प्रणाली में सुधार के सुझाव दिए। और पांचवा था महत्व इसका। अबुल फजल ने अकबर के शासन को एक उदाहरण और विश्व सहिष्णु रूप से दिया, जिससे मुगल साम्राज्य स्थित हुए। क्या हुए? अबुल फजल ने अकबर के शासन को एक उदाहरण और सहिष्णु रूप से दिया, जिससे मुगल साम्राज्य स्थिर हुए। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर, जो कि हमने कंप्लीट करा दिया कि अबुल फजल कौन था, मुगल दरबार में उसका महत्व योगदान क्या था। आइए देखते हैं 49 क्या बोल रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, इसमें राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया। क्या बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह में क्या परिणाम हुए और इसके राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। आइए देखते हैं। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। कब माना जाता है? 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। यद्यपि यह असफल रहा, परंतु इसमें भारतीयों ने स्वतंत्रता की भावना को जगाया। पहला था राजनीतिक प्रभाव। इस विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। दूसरा था प्रशासनिक परिवर्तन। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय नियुक्त किया गया। भारत सेना में भी बदलाव किए गए। और तीसरा था सामाजिक परिवर्तन। अंग्रेजों ने भारतीयों में भय फैलाने की कोशिश की, परंतु लोगों में एकता और जागरूकता आई। और चौथा था राष्ट्रवाद का विकास। इस विद्रोह ने विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्रों के लोगों को एकजुट किया। यही भावना आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बना। अब पांचवा था ऐतिहासिक महत्व। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी थी। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर, जो कि था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 40 मुख्य इसका, एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया ना? 49 हो गया। आप देखते हैं 50 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक सेकेंड, हाँ 50 क्वेश्चन कहाँ चले गया? 49 हो गया। 50 नंबर का क्वेश्चन, हाँ ये रहा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है कि संविधान सभा ने भाषा विवाद को हल करने के लिए क्या क्या उपाय निकाला। क्या बोला? संविधान सभा ने भाषा विवाद को हल करने के लिए क्या क्या उपाय निकाला। आइए देखते हैं। संविधान सभा ने क्या बोला? संविधान सभा में राष्ट्रभाषा को लेकर बड़ा विवाद था। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को स्वीकार कर समझौता किया गया। क्या किया गया? हिंदी और इंग्लिश को दोनों को स्वीकार करके समझौता किया गया। मुख्य विवाद क्या था? कुछ सदस्य हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, जबकि अन्य अंग्रेजी को बनाना चाहते थे। समझौता समाधान क्या हुआ, देखते हैं। संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में कुछ समय तक प्रयोग में रहेगी। तीसरा था अनुच्छेद 343 में बोला गया है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा घोषित किया गया है। चौथा था अंग्रेजी का प्रयोग। अंग्रेजी का प्रयोग कैसे था? प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के लिए अंग्रेजी को भी जारी रखा गया ताकि संक्रमण काल में सुविधा बनी रहे। और पांचवा था महत्व इसका, देखते हैं क्या महत्व था।
इस निर्णय से भाषा विवाद शांत हुए और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मॉडल सेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए अब 51 क्या बोल रहा है कि कृष्णदेव राय के बारे में। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आएंगे कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महत्व शासक क्यों बने। आइए इसका आंसर देखते हैं कि कृष्णदेव राय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के महत्व शासक क्यों बने थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे योग्य, वीर और न्यायप्रिय शासक थे। क्या थे? कृष्णदेव राय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे योग्य, वीर और न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासन में समाज अपने चरण पर पहुंचा। क्या पहुंचा? उसके शासन में समाज अपने चरण पर पहुंचा। सैनिक सफलता, देखते सैनिक सफलता क्या थी। उसने बहमी सुल्तानों उड़ीसा और श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। क्या की? उन्होंने बहमनी सुल्तानों उड़ीसा और श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। दूसरा था प्रशासनिक कौशल, उसने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और किसानों की दशा सुधारने के लिए कार्य किए। तीसरा था सांस्कृतिक विवाद। आइए देखते सांस्कृतिक विवाद। सांस्कृतिक विवाद देख लीजिए क्या बोल रहा है कि उसने शासक काल साहित्य और वास्तुकला का उत्कर्ष हुआ। उसने कई मंदिरों का निर्माण कराया। धार्मिक सहिष्णुता देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। वे सभी धर्मों का समान आदर करते थे और महत्व इसका उसने शासन काल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका यह महत्व था। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोले कि गांधी जी की नमक सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए देखते हैं। नमक सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई वो देखते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। दूसरा है जनता की भागीदारी। देखते जनता की भागीदारी। इन आंदोलन में महिलाएं, छात्र, मजदूर और किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। तीसरा है राष्ट्रीय एकता। नमक सत्याग्रह ने सभी वर्गों में एकता की भावना जगाई। और तीसरा हो गया, चौथा था अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। विश्व स्तर पर भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन की गूंज सुनाई दी। कैसे? विश्व स्तर पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गूंज सुनाई दी। अब पांचवा इसका महत्व देख लीजिए। नमक सत्याग्रह ने गांधी जी की अहिंसात्मक नीति को सफल प्रसिद्ध किया और आज आज़ादी के आंदोलन को तेल कर दिया। तो ये था प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, जो कि मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने करा दिया प्यार दोस्तों। पहले वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम लोग प्यार दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न सिर्फ कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप चाहते प्यार दोस्तों कि प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज 2009 से 2025 तक के पूछा गया MCQ प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो देखना चाहते हैं तो प्यार दोस्तों इस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो प्यार दोस्तों आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये वीडियो भी आपके 2009 से 2025 तक के पूछे गए का प्लेलिस्ट एक बना दिए, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मिलते इसी तरह के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा।